जितना वो खींचेंगे उतनी। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस प्रकार से बिजनेस और निवेश दो सिक्के के एक ही पहलू हैं, यहाँ पर हम जो है निवेश को बिजनेस से जोड़ करके और कई बार बिजनेस निवेश से जोड़ करके एक ही तरह से देखते हैं। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए उद्यमिता से एक्सपर्ट जो हमारे बीच में मौजूद हुए हैं, मुदित सेजवार जी। मुदित सेजवार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सेजवार जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उद्यमिता क्या है और इसमें किस उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, अगर हम उद्यमिता की बात करें तो एक अच्छा अंग्रेजी का शब्द है एंटरप्रेन्योरशिप। जी, जी, जी। और सबसे पहले अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता के बारे में समझना है तो हमें ये समझना होगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, जैसा आपने पूछा। जी। एक होता है बिजनेस और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। देखें तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति उद्यमी हुआ, और जो एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होता है वो एंटरप्रेन्योर या फिर उद्यम करता। ये दोनों में बहुत एक बारीक एक देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। और ये अगर आप डिटेल में समझेंगे तो हम जो रेगुलर बिजनेस करते हैं, जो ट्रेडिशनली कई वर्षों से बिजनेस चले आ रहे हैं, जो हम बिजनेस करते हैं, वो करने वाला व्यक्ति एक बिजनेसमैन कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। और अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो ये वो व्यक्ति है जो एक नए आइडिया को लेके, एक यूनिक आइडिया को लेके रिस्क उठाता है, जो समाज की कुछ परेशानियां हैं उन गैप को पकड़ के कोई एक बिजनेस डेवलप करता है और उसको लेके एक स्केलेबल बिजनेस बनाता है। तो वो एक एंटरप्रेन्योर हुआ। जैसा आपने पूछा, अगर आयु की बात करें तो मेरे हिसाब से इसकी कहीं कोई आयु सीमा नहीं है। अगर देश में देखें हम तो ओयो होटल्स जो हम देखते हैं वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल जी, उन्होंने 17 साल के उम्र में एज में ओयो जो स्टार्टअप है वो चालू किया था। एक बहुत यंग, मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, तिलक मेहता जी हैं, बहुत ही कम उम्र के हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था बॉम्बे में, और पेपर्स एंड पार्सल। आप ये देखेंगे कि बॉम्बे जैसे शहर में ऑफिसों के बीच में पार्सल और पेपर्स पहुंचाने की जो व्यवस्था है एक दिन के अंदर, वो जो डब्बे वाले हैं बॉम्बे के, उनके साथ मिलके उन्होंने ये स्टार्ट किया। और मात्र उनकी उम्र 12 वर्ष की थी और आज वो 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। तो आयु की मेरे ख्याल से कोई बाध्यता नहीं है। दर्शकों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर हमारा 0755 266 0049, 0755 हमारा कोड है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800 233 0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर में है। इस पर आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट इसका उत्तर देंगे आपको। किस क्षेत्र में सेजवार साहब ज़्यादा अवसर है एज ए स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में? हम देखें किस क्षेत्र में ज़्यादा अवसर होगा, या थोड़े से प्रयास से जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको ज़्यादा सफलता मिल सकती है? अगर क्षेत्र की बात करें तो भारत तो अभी मतलब विश्व के अगर स्टार्टअप्स देखें तो भारत देश अभी तीसरे नंबर पे, अमेरिका और चाइना के बाद। तो अपार संभावनाएं हैं। भारत तो अभी हॉट स्पॉट है। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो जो जितना वर्सेटाइल भारत देश है और हमारे पास जितने ऑप्शंस हैं, मेरे हिसाब से एंडलेस हैं। और किसी भी क्षेत्र में देखिए, आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए या आपके पास एक अच्छी एक्सपर्टीज होने चाहिए। आप उसके साथ किसी भी क्षेत्र में, आज हम देख रहे हैं भारत देश में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और एग्रीकल्चर के माध्यम से जो एग्री बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, हम लोगों को वापस एक तरीके से बैलेंस बनाते हुए गांव की ओर लेके जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट एक क्षेत्र है जिसमें हम, जो सबसे बड़ी परेशानी है भारत देश की जो है वेस्ट की, उसको वेस्ट मैनेजमेंट से लेके इतने स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं।
बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के भी केसेस हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्षेत्र ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा क्षेत्र ज़्यादा अच्छा है। आपकी जहाँ एक्सपर्टीज़ है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, आप उस क्षेत्र में कोई ना कोई संभावना तलाश सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आपकी। कई बार आप ये भी देखते होंगे कि डिजिटल सेक्टर का भी कृषि से जुड़ाव, बिजनेस से जुड़ाव, स्टॉक मार्केट से जुड़ाव, यह मतलब एक वर्सेटाइल जो शब्द आपने यूज़ किया वो देखने को मिला। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो एग्जैक्टली स्टार्टअप किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि वर्सेटाइल होने में एक्सपर्टीज हो पाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर हम किसी भी स्टार्टअप की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो ये है, मैं जो सबसे पहले सुझाव आपको देना चाहूँगा कि अगर कोई स्टार्टअप प्लान करता है तो सबसे अधिक आवश्यकता है क्लैरिटी की। आप एक बिजनेस प्लान करो या फिर आप एक स्टार्टअप प्लान करो, उसमें बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो तो वो स्केलेबल होना आवश्यक है। अगर आप किसी भी बिजनेस को, किसी भी धंधे को या किसी भी ऑपरेशंस को जिससे आप पैसा कमा सकते हो, आप स्केलेबल बना सकते हो, तो वो स्टार्टअप है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली जो इमीडिएट आवश्यकता पड़ती है वो है कि आपके पास एक यूनिक आइडिया है। आइडिया बहुत क्लियरली डिफाइंड हो कि हम ये फला सर्विसेज से या फला प्रोडक्ट बना के या इस फला प्रोडक्ट में हम कुछ नए एडवांसमेंट करके हम इसको बेचेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। जी प्रश्न पूछिए आप हमारा। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा। जी नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि सफल उद्यमी बनने के लिए उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, किस प्रकार का रोजगार हो, पैसा उसका व्यवहार हो, किसी जगह तो प्रोजेक्ट बनाते तो बीच का सप्लायर किस प्रकार का हो, तो ग्राहकों तक किस प्रकार से पहुंचे, तो ऐसी कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। जी जी, एक बार प्रश्न आप अपना रिपीट करिए सर। जी जी जी, हम लोग जो है उद्यमिता के बारे में बात कर रहे थे। वो उद्यमिता के बारे में वो फंड अवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे। फंड का जो है किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, या अगर उद्यमी को पैसे की ज़रूरत किस तरह से पूरी की जा सकती है। देखिए, अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो भारत में कितना अच्छा इकोसिस्टम आज डेवलप हो चुका है। हमारे जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सन 2016 में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वो था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मतलब गर्व का विषय है कि सन 2016 में भारत में 400 स्टार्टअप थे, आज तकरीबन 70,000 हैं रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे कदम उठा रही है। और इसके अलावा अगर आपके पास एक ठोस आइडिया है तो मेरा सुझाव ये है कि आप सबसे पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाइए, एक अपना जो भी प्लान है उसको एक तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाइए। उसके बाद फंड्स के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मार्केट में एंजल इन्वेस्टर्स हैं और आप मतलब किसी भी तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। सरकार भी इसमें आपको मदद करती है, केंद्र सरकार भी मदद करती है, जो प्रदेश सरकार हैं कई, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जिन्होंने एक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करी है। 2022 में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जो अपनी खुद की एक स्टार्टअप पॉलिसी लेके आया है। तो बहुत सारे ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्टर्स से मुलाकात कराई जाती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे हिसाब से आपके पास एक अच्छा आइडिया है, ठोस आइडिया है, तो फंड मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम ये आती है सर कई बार जो है मोदी जी कि जो आइडिया स्टार्टअप लेकर के आया है उसको फंड के अप्रोच करने में, या वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर्स बहुत आसानी से अप्रोच नहीं कर पाते। उसका आइडिया जो है वहीं एक आइडिया बुक में जो है बंद होकर के रह जाता है। वो कई जगहों पर अप्रोच भी करता है, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं ले पाता, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जनरली देखा गया है, रूरल एरियाज़ में भी देखा गया है। अर्बन में तो खैर अब आजकल जो है बड़ी आसानी से ये फंड की अवेलेबिलिटी को अरेंज किया जा रहा है, बैंक के माध्यम से हो जा रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि वो गाँव के लोग बड़ी आसानी से फंड की अवेलेबिलिटी को नहीं ले पाते। देखिए, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो आज हम भारत में इकोसिस्टम की मैं आपसे बात कर रहा था, जितना अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज भारत में जो 73,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं DPIIT के साथ, केंद्र सरकार के साथ, इन 73,000 में से 49% जो हैं वो टियर 2, टियर 3 और रूरल से आते हैं।
तो इस इकोसिस्टम में एक बार घुसना ज़रूरी है, आवश्यक है। आप जैसे हम फंड्स की बात करें, आपने एंजल इन्वेस्टर्स की बात करी, तो आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनमें हम आप अपने आइडियाज़ और अपने प्रेजेंटेशंस रखिए। आप इनके लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स के माध्यम से आप इन्वेस्टर्स से मिल सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है, लोग आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में लोग जितना मतलब जैसा भी उसका इस्तेमाल करना चाहें, इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। आप लिंक्डइन के माध्यम से आप बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो लिंक्डइन पे डायरेक्ट आप अप्रोच करो और वो डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं। आदमी ये देखता है कि उस सामने वाले के पास प्रोजेक्ट क्या है या सामने वाले के पास आइडिया क्या है। ये देखिए, पैसे से पैसा बनाने वाला आपको बहुत मिल जाएंगे लोग, पर व्यक्ति वो देखा जाता है जिसके पास पैसा ना हो पर वो अपने आइडिया से पैसा बना सके। तो इन्वेस्टर्स इस माइंडसेट के साथ खुले हाथों से भारत में बैठे हैं और मेरे हिसाब से फंड मतलब अगर किसी न किसी इंक्यूबेशन सेंटर से आप जुड़ेंगे तो आपको ये रास्ता और आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आप इन्वेस्टर्स तक पहुंच सकते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि अगर सोशल, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ जाते हैं या सोशल मीडिया पर अपने आइडियाज़ को पब्लिश करते हैं या किसी भी तरह से लोगों के संपर्क में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने आइडियाज़ को पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर आपको एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट या ये जो पूंजी संबंधित समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। लोग आपको खुद ही बखुद अप्रोच करेंगे और आपके बिजनेस से जुड़ना चाहेंगे। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से इन्वेस्टर्स या स्टार्टअप करने वाले या एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन सी समस्या से ज़्यादा जूझते हैं, क्योंकि आप भी स्टार्टअप में ही हैं और आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं जी। तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं जिससे कि वो उन समस्याओं से बच सके। देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी आ सकती हैं। शुरुआत करूंगा, मैं आइडिया से भी बात करूंगा। कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके या कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बिजनेस आइडिया को लेके, पर वो व्यवहारिकता उसकी नहीं वो जांच पाते हैं। तो मेरा एक सुझाव ये है कि आप जब भी कोई बिजनेस प्लान करें, जब भी कोई स्टार्टअप प्लान करें, तो होता क्या है कि जब कहते हैं ना, जब हमारा बच्चा है तो हम उसके लिए सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, पर जब वो जाके मार्केट में उतरेगा तो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, ये व्यवहारिकता टेस्ट करना बहुत आवश्यक है। तो अपने प्लान को इतना व्यवहारिक बनाएं कि वाकई में वो कुछ न कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड हो। दूसरा, आप जो भी प्लान करें, आप जो भी स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस के साथ साथ आवश्यक ये है कि आप ये देखें कि वो स्केलेबल कितना है। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस में ये नहीं देखता कि आप एक जगह बैठ के क्या रिटर्न्स उसमें से निकाल रहे हो। कोई भी इन्वेस्टर स्टार्टअप में ये देखता है कि उसकी स्केलेबिलिटी की कितनी क्षमता है, क्योंकि वो जितना स्केलेबल होगा उतना वो इन्वेस्टर्स को वो रिटर्न्स देगा। तो कई बार हम जो हमारा स्टार्टअप है या जो हमारा आइडिया है उसको प्लान करते टाइम ये कुछ छोटी कमियां छोड़ देते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारी केंद्र सरकार है, जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, उसमें आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करिए। आप वहाँ पर जब रजिस्टर करेंगे तो आपको आजकल स्टेट लेवल पे, इनफैक्ट सिटी लेवल पे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स केंद्र सरकार ने बना के दिए हैं, जिसमें बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे आपको, जो आपको प्रोटोटाइप टेस्टिंग में आपकी मदद करेंगे, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स में भी आपकी मदद करेंगे, आपकी जो छोटी मोटी कमियां या गलतियां उनको भी दूर करेंगे। दर्शकों, ये कार्यक्रम हमारा प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4:30 बजे आप देख सकते हैं और इस कार्यक्रम के संबंध से रिलेटेड जो भी प्रश्न आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हमारे लैंडलाइन नंबर 0755-266-0049, हेल्पलाइन नंबर है 1800-233-0040। थैंक यू। अब जो है इसके मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक स्टार्टअप के कंट्रीब्यूशन के बाद हम अपने देश की इकोनॉमी को, ये जो प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट दिया है कि 2025 तक हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, तो क्या स्टार्टअप के माध्यम से आपको कितना लगता है कि कितना सपोर्ट मिलेगा हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करने में? पहले तो मैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा
कि वो देश को एक ऐसी दिशा दे रहे हैं। जी जी सबसे पहले तो उन्होंने इस देश में जो स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम खड़ा किया है, जी इससे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे हैं आज जो ये सोचते हैं कि हमें नौकरी नहीं करना है, हमें नौकरी देने वाला बनना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्फिडेंस जनता में इंड्यूस किया गया है, ये लोगों में जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं। देखिए भारत अभी हम दुनिया के सबसे यंग देशों में से एक हैं। हमारी 65% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। और आज अगर यूथ इतना कॉन्फिडेंट होगा और जिस तरीके से ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया 500 स्टार्टअप थी 2016 में, आज भारत में 73,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। इनके अलावा कई और भी काम कर रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे तकरीबन प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से ऊपर जॉब्स जो हैं वो इन 73,000 स्टार्टअप्स के साथ कनेक्टेड है। और अप्रत्यक्ष रूप से कई लाखों जो जॉब्स हैं। और तो वास्तविकता में अगर जो मोदी जी ने जो ये टारगेट दिया है, मैं मानता हूँ ये 100% कंप्लीटली अचीवेबल है। और इसको अचीव करने में स्टार्टअप्स की सबसे अहम भूमिका रहने वाली है। बल्कि मेरा मानना है कि ये जो $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का टारगेट है भारत देश का, स्टार्टअप इकोसिस्टम इसका बैकबोन होने वाला है। क्या बात है। क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे, देखिए भारत हम वी आर अ यंग कंट्री, हम एक यंग देश हैं। और उसके बावजूद हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिनके बेस पे यहाँ पर बिजनेस डेवलप हुआ है, जो पिछले 60-70 सालों में, वो एक सैचुरेशन पे है। अब इस सैचुरेशन से आगे बढ़ने का क्या तरीका है? इस सैचुरेशन से आगे हम इन स्टार्टअप्स के माध्यम से बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो स्टार्टअप्स हैं उस जगह पे एक बिजनेस की संभावना तलाशती हैं जहां पर गैप है। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, वो इन गैप्स को नहीं देख सकते। पर ये जो नए लड़के हैं, ये जो यंग इंडिया हैं, ये नई लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये इस गैप को फुलफिल करने की जो ताकत रखते हैं स्टार्टअप के माध्यम से। और सरकार जिस तरीके से इनको सपोर्ट कर रही है, मैं वाकई में कॉन्फिडेंट हूं कि 2025 तक स्टार्टअप्स की मदद से हम बिल्कुल अचीव करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिस्टिक बन जो है आपका हम नवयुवकों के पास जो है पहुंचेगा। और वो जाहिर सी बात है कि इस पर काम करेंगे। एक समस्या आती है जनरली, देखिए कई बार हम सत्यता को नकार भी नहीं पाते। स्टार्टअप खुलते तो बड़ी तेजी में हैं, लेकिन उतनी ही तेजी में वो बंद भी हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार या तो उन्हें टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता, उनको ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं मिलता, या उनको अपग्रेडेड स्किल्स का लेक्यूना रहता है, या हम और भी समस्याएं, जो फंड की समस्याएं तो खैर आपने बताई कि उनके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है सोशल मीडिया के तहत जाकर के वो जो है सपोर्ट ले लें। लेकिन ऑपरेशनल, रिसोर्स वाइज, ह्यूमन रिसोर्स, अपग्रेडेड स्किल्स, इन सब को हम नकार नहीं पाते। तो इन सब तरह की समस्याओं से जूझने, इनका बाहर आने के लिए हमारे पास आपका क्या सुझाव होगा जिससे ये हम लोग बाहर आ सकें? देखिए, अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्टअप ना भी हो, हम रेगुलर बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं जो कि कन्वेंशनल है, तो आप ये मान के चलिए कि संभावना फेलियर की हर जगह होती है। हाँ। और मतलब हर बिजनेस में रहेगी। और बिजनेस नहीं, मैं तो जॉब में भी कहता हूँ, बहुत लोग जॉब्स कर रहे हैं आजकल, पर कई बार वो लोग भी फेल होते हैं। मतलब दे आर नॉट एबल टू ग्रो, नॉट बीइंग नॉट एबल टू ग्रो इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेलियर। बट मेरा मानना ये है कि अगेन आप बारीकी से आप इसको प्लान करेंगे, आप डिटर्मिनेशन से, ये लोग जो यंगस्टर्स आज लगे हुए हैं, डिटर्मिनेशन से प्लान करिए। आप अपना, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि आप क्लैरिटी से अपने जो स्टार्टअप है उसको आप प्लान करिए। बट इसके साथ साथ गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम आपस में ही चार दोस्त मिलके उसको इतना घोर घोर के उसको इतना बना लेते हैं, और हम इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसको लेके कि नहीं, ये तो चलना ही है। इसमें देयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, मेंटर्स हैं। मैं देख रहा हूँ शहरों के अंदर, आप मुझे बहुत खुशी होगी ये बताते हुए कि हर शहर में अपना एक छोटा सा एक स्टार्टअप का एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। मैं अभी बल्कि पिछले हफ्ते ही भोपाल में ही एक ऐसी कम्युनिटी से मिला, और वो कुछ 20-22 ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो पिछले 4-5 साल से शुरुआत से इसमें हैं, और आज वो उन्होंने अपने स्टार्टअप्स बना रखे हैं। किसी के फेल भी हुए हैं, सक्सेस भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट भी मिला है, कुछ लोगों ने ग्रो भी किया है। वो 20-22 लोग साथ में आए और वो मिलके जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वो मेंटर कर रहे हैं।
तो इस तरीके से जब भोपाल जैसे शहर में हम देख रहे हैं, भोपाल जैसे छोटे शहर में अगर ऐसे डेवलप हो रहे हैं कम्युनिटीज़, तो ऐसे ही दिल्ली में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, बैंगलोर इज़ अ स्टार्टअप कैपिटल ऑफ नॉट जस्ट इंडिया। आज ये माना जा रहा है कि बैंगलोर इज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप बैंगलोर में छोटे छोटे कैफेज में आप जाएंगे, आप कॉफी शॉप्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो माहौल मिलता है, आपको आपस में जो एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है, उस कम्युनिटी में अपने आइडियाज़ को टेस्ट करिए। क्या बात है। तो दर्शकों, आपने देखा है इस प्रकार से कि अगर कहीं पर भी आपको स्टार्टअप करने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने आसपास के समूह में या किसी एक्सपीरियंस स्टार्टअप वाले से, एंटरप्रेन्योर से सजेशन जरूर लें, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने अपने को सलाह दिया। अब यहाँ पर अगर हम इस बात को देखें कि भाई स्टार्टअप करने के बाद आपके दिमाग में ये आइडिया आता कैसे है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें, जिससे कि यंग बडीज जो हैं बहुत बार वो ये नहीं सोच पाते कि आइडिया तो आया लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो थोड़ा सा एक रोड मैप ड्राई रन करके जो है उनको आप बता दें, जिससे उनको ये डिसाइड करने में हेल्प मिले कि हमें करना कैसे है। मैं वापस आऊँगा जो आपने पहला सवाल पूछा था, थोड़ा सा और मैं उस पर वापस आऊँगा कि एक बिजनेस में और एक स्टार्टअप में, या फिर एक रेगुलर बिजनेस में और एंटरप्रेन्योर बनने में जो डिफरेंस है, यहाँ पर पूरी कहानी रहती है। देखिए, एक बिज़नेस हुआ, हम एक सब्जी तरकारी की दुकान लगा के भी बिज़नेस कर सकते हैं, हम लोहा बेच के या कुछ किसी की डीलरशिप लेके भी बिज़नेस कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। स्टार्टअप जो होता है वो सिर्फ एक पैसे कमाने का प्लान या आइडिया नहीं है। स्टार्टअप जो होता है वो समाज में या हमारे दिनचर्या में, हमारे देश में, हमारे शहर में किसी भी एक गैप को, जो कि मुश्किल है, कोई परेशानी है, उस गैप को फिल करने का एक तरीका है। आप इस अप्रोच से जब चलेंगे तो अब आप उदाहरण के तौर पे देखिए, हम ओला देखते हैं जी। ओला एक स्टार्टअप था और आज मतलब अब तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आ गए। कमी किस बात की थी? ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से हटके जो प्राइवेट टैक्सीज या ऑटो वगैरह थे। अब हम पहले बॉम्बे में हम जाते थे तो हाथ दे के टैक्सी रोक के, कई जगह मिली, कई जगह परेशानी हो रही है। फिर उसके बाद टैक्सी की जो क्वालिटी है वो उस समय मतलब वो ब्लैक टैक्सी पुरानी सी चलती थी। ओला ने ये देखा कि यहाँ पर एक गैप है, हमें सर्विस ऐसी देनी है जिसमें आदमी को ये सुलभ हो जाए, सुलभता से एक टैक्सी मिल जाए। इस गैप को उन्होंने चिन्हित किया और इससे वो आगे बढ़े। कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, आप देखेंगे हर स्टार्टअप का एक कहीं ना कहीं किसी एक समाज की या हमारे दिनचर्या की कमी को वो पूरा कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से प्लान करेंगे तो हम कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि स्टार्टअप एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप उसके बारे में सोचते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ढेर सारी जानकारियां आपको दी गई। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फंड अरेंजमेंट, आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने सीनियर्स का हेल्प लेने के लिए आसपास में जो स्टार्टअप्स के ग्रुप है वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, और कुछ सोशल वेबसाइट्स पर जाकर के हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सहायता ले सकते हैं। अगले शुक्रवार को फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।